हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भावी कंपटीटर और वर्तमान कंपटीटर जितने भी मेरे भाई बंधु मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आपका लक्ष्य बैच है। इस लक्ष्य बैच के अंतर्गत आपके लिए मैंने जो जीएस से संबंधित, हिंदी से संबंधित जो सुपर सीरीज या सीरीज चला रखा है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, अदरवाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। याद रखिएगा, आप लोग बिल्कुल तहे दिल से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा। और आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो पूरा देखा करें और तभी आपको जाकर के उसका कुछ सॉलिड पार्ट पता चल पाएगा। ठीक है, जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उससे आपको कुछ गेन होगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो इस तरह में आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो पूरा देखा करिए। ठीक है, मेरे जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, जो कोई नया अभी जुड़ा है मुझसे, वो खास करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि कोई भी मेरे द्वारा लेटेस्ट न्यूज़ दी जाती है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो उसके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को, और आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप कंटिन्यू वीडियो ज़रूर देखा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाला एग्ज़ाम आपका होगा, आपके शरीर में वर्दी होगी, आपके घर एक नौकरी होगी, आपकी सफलता होगी, और ये सफलता का ही उद्देश्य लेकर के मैं उतरा हूँ। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा लक्ष्य है, यही लक्ष्य बैच का उद्देश्य है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। आज का ये सेशन आपके नाम रहा स्टार्ट नाउ। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है मेरे दोस्तों। देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। अब आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो देखना बाबू, 44वें संविधान संशोधन के पहले तक, कब, देखिए 44th संविधान संशोधन के पहले तक हमारे संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, कितने, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तो संपत्ति के अधिकार को, किसको, संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। किसमें से, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि पता है जैसे कोई भी अनर्गल रूप से किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया या अवैध रूप से गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा कर लिया, तो उस तरीके में क्या होता था, अगर संपत्ति रखने का उसको अधिकार है, टैक्सेशन बचा लेता था वो जमीन, अगर उसके पास संपत्ति है। क्योंकि पता है तब टैक्स लेना कठिन हो जाता था, कैसे टैक्स लेगा, क्योंकि उसको तो संपत्ति रखने का अधिकार है। लेकिन उसमें भी संपत्ति वो रख सकता है, पहले ऐसा नहीं था कि कितना कौन संपत्ति रखेगा। अब एक लिमिट हो गई कि इतनी संपत्ति आपकी होगी, अगर इसके ऊपर आप संपत्ति रखते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और ये हुआ 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो सर संपत्ति के अधिकार को कहां रखा गया, इसको बना दिया गया आर्टिकल 300 का में रखा गया। किसमें, आर्टिकल 300 का में, और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बनाया गया, इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया मेरे दोस्त। क्या बनाया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक ना, चलिए, तो ये तो हटा दिया गया। तो अब टोटल कितने बचे, 6 मूल अधिकार बचे। कितने बचे, 6 मूल अधिकार बचे। कौन कौन से, समता का अधिकार, समता समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22, और इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, है ना। अब अल्पसंख्यकों का अधिकार 29-30, और इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ओके,
6 मूल अधिकार है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि यह संविधान की आत्मा है। याद रखना इस बात को। और जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा घोषित किया गया, करार दिया गया है। ओके, एक बात। दूसरी बात, जो आर्टिकल 32 है उसमें कई सारे राइट होते हैं, जैसे परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है ना, अधिकार परीक्षा होता है, उसमें कुल मिला के 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए आगे देखेंगे आप लोग, सभी लोग ध्यान से यहां पर देखिएगा। दिया है द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके सब लोग जवाब दीजिए भाई। सभी लोग कमेंट करेंगे और जवाब देंगे। सभी मेरे मित्र जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे भाई, तुरंत क्विक जवाब देंगे। सभी लोग बताएंगे द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है भाई? ये पाल वेट्टी साहब हैं, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक। कोई आपसे पूछ ले अरविंद अडिगा के द्वारा कौन से पुस्तक लिखी गई है, तो आप बताएंगे व्हाइट टाइगर। क्या लिखा गया है? व्हाइट टाइगर। ओके, चलिएगा। अगर कोई पूछे आपसे एलिनोर कैटन के द्वारा कौन सी लिखी गई? द रिहर्सल। क्या? द रिहर्सल नामक पुस्तक लिखी गई। और देखो एक पर्सन और है आपके, हार्वर्ड जैकसन, तो इनके द्वारा क्वेश्चन क्लियर। क्या? क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, ये हो गए आपके बुकें। ये चारों बुकें लिखी गई, आपको मैंने आपके सामने दे दिया कौन सी पुस्तक को किसने लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले, ध्यान देना, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर पैकेट कहेंगे, पीपीपीएस कहेंगे, ईमेल फॉर्म कहेंगे, संदेश कहेंगे। तो बताओ क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है क्या? उसको बोला जाता है पैकेट। क्या बोलते हैं उसको? पैकेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जहां एक्सप्लेनेशन होगा मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, है ना। आगे देखो, पहले काम करने वाले लेजर का आविष्कार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले काम करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग जवाब देंगे, सभी लोग, सभी मेरे मित्र जवाब देंगे। A.H. टेलर, W.K. रॉडजन, T.H. मैमन, फ्रेड मॉरिसन। तो किसने किया था मेरे दोस्त? सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T.H. मैमन साहब ने किया था। और रॉडजन साहब ने क्या किया था बताइएगा? एक्सरे की खोज किया था। किसके? एक्सरे की खोज किया था रॉडजन साहब ने। और टेलर साहब ने क्या किया था? तो इन्होंने हाइड्रोजन बम की खोज किया था। इसका हाइड्रोजन बम की। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चलते हैं आगे क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, जहां पर चीजें समझ में ना आए जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट में। भारत भूटान में संधि कब हुई? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत भूटान में संधि कब हुई? मैत्री संधि कब हुई? 1977, 1949, 1950, 1955। कमेंट करके जवाब करिएगा, सभी लोग का जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्त याद रखना, आप सभी लोग, कब हुआ है ये? सभी लोग बताइएगा मुझे। तो ये हुआ है 1949 में। भारत भूटान मैत्री संधि 1949 में संपादित हुई थी। ठीक है, कब हुई 1949 में? तो ये 1949 में हुआ था 8 अगस्त, है ना, 1949 को भारत और भूटान के बीच मैत्री संबंध हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? बताइएगा। एलयू होता है, कैश मेमोरी, रैम होता है, रोम होता है।
तो बताइएगा मेरे दोस्त, इसका सबसे बढ़िया जवाब है रीड ओनली मेमोरी होती है, ROM, रोम कहा जाता है। ठीक है, ये रोम होता है। क्या होता है? रोम होता है। रैम क्या होता है कि रीड एक्सेस मेमोरी होती है, एक्सेस की जा सकती है, एक्सेस की जा सकती है, मेमोरी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है इसका। आगे देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है, मतलब उष्मा का परिचालक कौन सा नहीं है। वैसे तो ये एल्युमिनियम भी होता है, तांबा भी है, चांदी भी है। सबसे ज़्यादा जो उष्मा के सुचालक होती है वो कौन सी होते हैं? सबसे ज़्यादा जो उष्मा का सुचालक करती है वो कौन सी होती है? वो होती है चांदी। ठीक है, लेकिन चांदी को हम लगवा नहीं सकते ना, महंगी बहुत है। तांबा भी होता है, उष्मा का परिचालक होता है। एल्युमिनियम तो होता ही है, आप लोग देखते हैं कि हर जगह पर पोल पोल में यही तार खींची गई है एल्युमिनियम की। शीशा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बुरा कुचालक, मतलब कह सकते हैं ये कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ये सब कोई जानता है, कोई बताने की जरूरत नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देंगे मेरे मित्र, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। ठीक है, पास्कल किसका होता है? पास्कल दाब का होता है मेरे दोस्त। किसका होता है? दाब का होता है। वाट किसका होता है? वाट बताइएगा, ये होता है शक्ति का, पावर का होता है। कितने वाट का? इतने वाट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायल का नियम केमिस्ट्री से संबंधित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, अब इसको देखिएगा, क्या दिया कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? बताओ, मृदा में जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे भाई, सब लोग कमेंट करिए तुरंत, सब लोग जवाब दीजिएगा। सभी मेरे मित्र इसका जवाब देंगे, सभी लोग इसका जवाब करेंगे। ओके, चलो करो बाबू, सब लोग करना। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा तनाव मापी। क्या हो जाएगा? तनाव मापी इज द राइट आंसर। उत्तम मापी मतलब ये क्या करता है कि जो ताप होता है उसको मापता है ना, क्या कह सकते हैं? ताप को मापता है, ताप को ताप का मापन करता है, ताप का मापन करता है। और ये लाइट का मापन करता है, प्रकाश का मापन करता है। ठीक है, और ये क्या करती है? आर्द्रता, जो आपके इन्वायरमेंट में आर्द्रता होती है उसको आर्द्रता, शुष्क आर्द्रता मापी होता है। तो यह आर्द्रता को मेंटेन करता है, मापता है। ओके, चलिएगा, वातावरण से संबंधित आर्द्रता जो होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, इसमें कुछ जीव दिए गए हैं भाई। क्या क्या दिया गया? देखो क्या दिया गया, इसमें कहा गया सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? बताइएगा। मत्स्य श्रेणी में, जल स्थल चर श्रेणी में, सरीसृप या पक्षी में? तो सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ रेप्टेलिया वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? ये रेप्टेलिया वर्ग में आते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा और आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। गेहूं एक है। गेहूं क्या है बताओ? गेहूं एक है। गेहूं क्या है बाबू? सब लोग जवाब देंगे। गेहूं क्या है? गेहूं क्या है? सब लोग जवाब दीजिएगा। तो गेहूं क्या होता है भाई? गेहूं एक है। क्या? बेल है, घास है, झाड़ी है, वृक्ष है। तो गेहूं क्या होता है? तो बाबू गेहूं जो होती है वो एक क्या होती है? घास होती है। गेहूं क्या है? घास होती है। ठीक है, ना तो वो झाड़ी होती है, ना बेल होती है, ना वृक्ष होती है। वो क्या होती है? गेहूं घास होती है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलिए। इसमें तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको तो आप जान सकते हैं। इसको बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। किस साल, है ना, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया था? अब आपको बताना है कि किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया। देखिएगा, 1950, 1947, 1948, 1955 में।
तो आप सभी लोगों को कमेंट करके अपना जवाब पिन करना है, और सभी लोग कमेंट करेंगे और अपना जवाब देंगे भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे और अपना जवाब देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जवाब बताइए, सब लोग बताइएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 1948 इज द राइट आंसर। हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद ही भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के रूप में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, पहले वो अंग्रेजों की सेना थी, पुलिस थी, अब वो भारतीयों की सेना हो जाएगी। ठीक है, चलो 1947 में आज़ाद हुए, 50 में संविधान लागू हुआ, ये तो सब जानते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेट क्वेश्चन पूछा है। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? अब आपको बताना है तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया। गुप्त वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश और सैयद वंश। तो देखो बाबू, इसमें तो आपको पहले ये जानना होगा कि किस वंश का शासनकाल कितने समय तक रहा, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए, है ना, आप लोग इसको जान लें बेहतर तरीके से कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश कब से कब तक रहा। तो आप लोग देखेंगे ये 1320 से लेकर के कब तक रहा, ये 1320 से लेकर 1414 तक रहा तुगलक वंश। कब से कब तक रहा? 1320 से लेके 14 से 14 तक रहा तुगलक वंश। और इसके जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। कौन से हैं? गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, ये इसके संस्थापक रहे। इसके बाद 14 से 14 के बाद कौन आ जाते हैं? सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश के संस्थापक कौन होते हैं? खिज्र खां होते हैं। कौन होता है? खिज्र खां जी होते हैं सैयद वंश का संस्थापक। ठीक है, और इसके बाद देखिए सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो सैयद वंश का टाइम पीरियड 14 से कब तक होता है? 14 से 14, देखो 14 से 14 है तो इसका होता है 1451 तक। कब तक होगा? 1414 से लेकर के 1451 तक इनका होता है। फिर लोधी वंश का कब से कब तक चलता है? तो 14, अब देखिए इसके बाद कौन सा वंश आएगा सैयद वंश के बाद? तो बाबू इसके बाद लोधी वंश आता है। कौन सा आता है? लोधी वंश आता है। और इसका कब से कब चलता है? 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के कब तक चलेगा? 1526 तक चलेगा। 1526 तक ही चलेगा। 1526 में बाबर के साथ युद्ध होगा। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। क्या? पानीपत का युद्ध हुआ, युद्ध जिसमें मुगलों के साथ हुआ। पानीपत का युद्ध हुआ, पहला पानीपत का युद्ध था 1526 में। बाबर और मुगलों के बीच हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखिएगा इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और भारत में मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। किसकी? मुगल सल्तनत की नींव पड़ी। सल्तनत की नींव पड़ी, नींव। ठीक, बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव डाली। देखिए मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा काला चिट्ठा इनका खोल दिया है ना। कहाँ से? तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उसके पहले और वंश रहे जिसमें से आप देखेंगे खिलजी वंश और गुलाम वंश। दो महत्वपूर्ण और वंश हैं। तो आप देखेंगे जो खिलजी वंश है बाबू, खिलजी वंश जो है उसका टाइम पीरियड अगर आप देखना चाहें तो उसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1290 से लेकर कब से? 1290 से लेकर 1320 तक। किसका? खिलजी वंश का। और खिलजी वंश का जो संस्थापक कहा जाता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जलालुद्दीन। लिख लीजिएगा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को, फिरोज शाह खिलजी को कहा जाता है, खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक है, और इसके जस्ट पहले गुलाम वंश था। कौन सा था? गुलाम वंश, गुलाम वंश है ना। गुलाम वंश था जो 1206 से लेकर के कब तक था? 1206 से लेकर के कब तक रहेगा? ये रहेगा 1290 तक। ठीक है, और इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक।
वैसे वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, लेकिन इसकी स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद हो जाएगा ना, बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने आपको पूरे इसमें हिस्ट्री बता दिया। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। गुप्त वंश तो प्राचीन काल से है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ कमेंट करके बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का जो टाइम पीरियड 297 से लेकर के कब तक है पड़ता है, 273 बीसी तक का टाइम पीरियड था किसका, बिंदुसार का। और इसका जो लड़का था वो अशोक था, है ना, कौन था, अशोक था, और जिसका टाइम पीरियड आप सभी लोग जानते हैं कि 272 से लेकर के 237 बीसी तक तकरीबन था। ठीक है, चलिएगा। इसी के बीच में कलिंग युद्ध ये सब कुछ करता है वो। बिंबिसार जो था ये था आपके अजात शत्रु का बाप, अजात शत्रु हर्यक वंश का था, इसके पिता थे ये बिंबिसार। ओके, चलिएगा। चंद्रगुप्त सेकेंड को ही विक्रमादित्य कहा गया, और ये गुप्त वंश के महान शासकों में से थे। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए। पहली बात तो पढ़ा लिखा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया है बताओ, कोई क्राइटेरिया है कि नहीं है, बताइए सब लोग। कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए। ठीक है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना है कि कम से कम वो 35 वर्ष पूरा कर लिया हो। तो उम्र पूछा है, देखो, तो उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति बनने के लिए हो, चाहे उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, चलिएगा। एक मिनट। हाँ, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इसको बताना क्या दिया है। खालिस्तान एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण, स्कंद, राज, सेना, नौ एवं दहाई आसूचना के निर्देशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। बताओ ये कौन सी सेना है, कौन है ये। इंटरपोल है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है सीबीआई, या संयुक्त आसूचना समिति जेआईसी है, या राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है। तो बाबू याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संयुक्त आसूचना समिति जेआईसी को ये राइट है कि उसकी खुफिया जानकारी और उसके सब कुछ अपने पास रख सकता है, या उसकी जानकारी को वो ले सकता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा क्या बोला गया है। यहाँ कहा गया भारत की प्रथम बहुतरंग दैर्ध्य वेधशाला कौन सी है। बहुतरंग दैर्ध्य वेधशाला कौन सी है, कमेंट नो, तुरंत जवाब दो। साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस में से भी है ये, आप लोग देखिएगा। अभी तो आप लोग इसको कंपाइल करके पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको एक अलग अलग प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा और आपके लिए अलग अलग सिलेबस लेके आऊँगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें होगा क्या, जैसे हिस्ट्री अलग पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री की प्रैक्टिस अलग होगी, ज्योग्राफी अलग होगी, पॉलिटिकल साइंस अलग होगी, और साइंस की, इकोनॉमिक्स, सब की अलग अलग प्रैक्टिस आएंगे, और सबको आपको अटेंड करना है, आपकी तैयारी ज़बरदस्त करवाना है। ओके, चलिएगा और देखिएगा आगे यहाँ पर क्या होगा। भारत की प्रथम बहुतरंग दैर्ध्य वेधशाला कौन सी है, तो ये एस्ट्रोसैट है। कौन सा है बाबू, एस्ट्रोसैट है, ना कि प्लैंक है, ना तो हर्सल है, ना लेमूर है। यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोसैट जो है वो क्या है, बहुतरंग वेधशाला है। क्या ये बहुतरंग वेधशाला है। आगे देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला, यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 8वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो बताना है, मगध है, वैशाली है, अवंती है, कौशल है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 8वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो बाबू वो एक ही क्षेत्र था, वैशाली। ये है नहीं आपके राजशाही राज्यों में, लेकिन फिर भी ये क्या है, 7वीं और 6वीं शताब्दी से आज तक कंटिन्यूअस मौजूद है। ओके, चलिएगा। और बाकी तो आपके क्या थे, बाकी आपके राज्य थे वहाँ पर, ठीक है, या जिसको आप कहते थे महाजनपद।
निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत है? इंटरनेट का अग्रदूत कौन सा है? APNET, ANET, PAPANET या ARPANET? ARPANET। तो बताइएगा ARPANET ये इंटरनेट का अग्रदूत कहा जाता है। लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आजकल कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आयोग के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बारंबार आपसे कहूंगा कि इनको बहुत अच्छे से रीड करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और देख लीजिएगा आने वाले एग्जामों में यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? देखिएगा, यहाँ सिविल की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे जो आपका DPSP है, DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, भाग किस में आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, है ना। उसमें ये दिया गया है। तो जो भाग 4 में कहाँ से? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की जो ये व्यवस्था है इसे DPSP कहते हैं। इसी में से आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 में दिया गया है क्या? यही नागरिक सिविल संहिता या समान नागरिक सिविल संहिता। तो इसी को लागू करने की बात की गई है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 है। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 45 का है, तो यहाँ पर DPSP में दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, है ना। चाहिए, सरकार के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में वो दे या न दे, इसी को फिर मूल अधिकार बना दिया गया। 21 का में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को का मूल अधिकार है वो एजुकेशन ग्रहण करें, उनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, RT 2009 के तहत ये संभावना सफल हो पाई थी। आगे देखिएगा, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था बाबू? बताइएगा आप सभी लोग, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सबके कमेंट आने चाहिए, सभी मेरे मित्र जितने भी देख रहे हैं सब लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। और 543 कब? 543 ईस्वी में इसने स्थापना किया था पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। और आपसे कोई पूछे कि नरसिंह वर्मन के द्वारा क्या किया गया? तो इसके द्वारा पल्लव वंश की स्थापना, नरसिंह वर्मन किस वंश का था? पल्लव वंश का था, पल्लव वंश का ये था। और इस वंश की स्थापना करने वाले कौन थे ये आपको जानना जरूरी होता है। सिंह विष्णु है, कौन है? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना किया था। किसने? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना किया था। ओके, आगे देखेंगे। कौन है? सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपसे कोई पूछे कीर्तिवर्मन, तो ये है चंदेल वंश के संस्थापक थे। है चंदेल वंश, है चंदेल वंश के संस्थापक थे, चंदेल वंश के संस्थापक थे। ओके, तो याद रखिएगा कीर्तिवर्मन को भी। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? MK गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर, S राधाकृष्णन, श्री अरविंदो घोष। तो याद रखिएगा ये अरविंदो घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। और आपसे कोई पूछे कि MK गांधी का कौन सा है, तो ये है इनका हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज है इनका। और अगर आपसे कोई पूछे रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो आप बताएंगे गीतांजलि है इनकी, जिसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और S राधाकृष्णन के विषय में कोई जानकारी आपसे लेना चाहे तो आप आराम से इसको बता सकते हैं कि S राधाकृष्णन जी के द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया। तो बताइएगा, भारतीय दर्शन। क्या लिखा इन्होंने? भारतीय दर्शन लिखा था, भारतीय दर्शन लिखा था। कौन? S राधाकृष्णन साहब ने। आप जानते हैं ये कौन है? भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
ध्यान से देखिए क्या कहा है इसमें, कहा है विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। तो कौन सी क्षुधा है बताइएगा, सुअर का मांस खाना, शर्करा, या बकरे का मांस, या गोमांस। तो बताइएगा किसकी क्षुधा है, किसकी इच्छा बहुत ज्यादा हो रही भोजन उत्पाद के रूप में। तो गौ मांस का उपयोग ज्यादा लोग करने लगे हैं। किसका, गौ मांस का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं। इस पे कंट्रोल करना चाहिए। ओके चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ पूछा गया है इंद्रधनुष, क्या पूछा गया है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो अपवर्तन और प्रक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, ये दोनों क्रियाएं होती हैं। अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, और जस्ट अपोजिट बनता है। जिधर सूर्य होता है उसके अपोजिट बनता है, और वहाँ पानी की बूंदों से परावर्तित जो तरंगें होती हैं उसके वजह से दूसरे साइड पर हमें ये इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, जिसमें कलर होते हैं 7। बैनी या फिनाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैनी या फिनाला, है ना। 7 कलर उसमें होते हैं। मूल आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा है कि भारत का प्रथम अंतर्ग्रहीय अंतरिक्षयान मिशन कौन सा है। तो मंगल आर्बिटर मिशन, शुक्र आर्बिटर मिशन, बृहस्पति आर्बिटर मिशन, शनि आर्बिटर मिशन। तो यहाँ पर देखिएगा मंगल आर्बिटर मिशन है। अब देखिए यहाँ पर अंतर्ग्रही इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा। अंतर्ग्रही शब्द को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने आंसर ऐसे कैसे लगा दिया। बिल्कुल आपका प्रश्न होना लाजमी है। देखिए कुछ प्लैनेट हैं, जैसे जो सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के बाद जो ग्रह हैं जैसे आपका बुध है, शुक्र है ना, पृथ्वी है, मंगल है, और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, फिर बृहस्पति। तो बृहस्पति से लेके उधर के ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है, सॉरी बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और इन सभी ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, या पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब पृथ्वी से मंगल के लिए भेजा गया मंगलयान, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रही अंतरिक्षयान है। अंतर्ग्रही मतलब अपने ग्रहों के पास में ही भेजा गया। तो याद रखिएगा मंगल ऑर्बिटर मिशन है। अगर शुक्र में भी भेजा जाता, अगर शुक्र में भी भेजा जाता तो भी अंतर्ग्रही होता, लेकिन अगर बृहस्पति में भेजा जाता तो ये बाह्य ग्रही होता, या शनि में भेजा जाता तो ये बाह्य ग्रही होता। मेरी बात आप समझ रहे होंगे ना। इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। अगर ये मंगल में भेजा तो आंतरिक है, बुध में शुक्र में भेजा तो आंतरिक है, शुक्र में भेजा तो भी आंतरिक है। लेकिन अगर यहाँ से कोई हम मिशन बृहस्पति को भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य ग्रही अंतरिक्षयान हो जाएगा मिशन, ठीक है। चलिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अगला। कहा है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। अब देखिएगा सबसे कम गलनांक किसका होता है ये आपको बताना है। स्वर्ण का, चांदी का, पारद का, तांबा का। सबसे कम किसका होता है बताना है आपको। सबसे कम जो होता है मेरे बाबू वो होता है आपके पारा का। किसका होता है, सबसे कम गलनांक जो होता है वो किसका होगा, पारा का होता है। ओके चलिएगा क्वेश्चन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई पड़ती है। तो देखिएगा समुद्र की सीपी के अंदर जब प्रकाश जाता है तो बाहर नहीं निकलता, वहाँ पर ध्रुवण होता है। क्या होगा उसमें, ध्रुवण होता है। तो इसी ध्रुवण को ही क्या कहते हैं, कारण जो है सीपी क्या होती है, सुनहरी हमें दिखाई पड़ती है। ओके किसके कारण, ध्रुवण के कारण होता है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है। अब बताना कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल क्षेत्र है इसमें से। तो नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन है, या मन्नार की खाड़ी है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, सबसे बड़ा जो आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो मन्नार की खाड़ी है। सुंदरवन का डेल्टा भी जैव आरक्षित क्षेत्र है। ये आपको पड़ेगा कहाँ पर, बंगाल में पड़ेगा। बंगाल और पश्चिम बंगाल के जो डेल्टा है वहीं पर पड़ेगा। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और नीलगिरी जो है ये आपको तमिलनाडु और केरला और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर मिलेगा, कर्नाटक। ओके चलिएगा ध्यान रखिए, सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी बाबू, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला,
हस्तलिपियों के मूल संस्थापक, हाँ है ना, ध्यान देना, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा, सभी लोग बताइए। श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर राम शास्त्री, विलियम जोन्स। तो बिल्कुल याद रखना, इसमें आर राम शास्त्री जो है वो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर राम शास्त्री जी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? अब आपको बताना है ग्लूकोज एक किसका प्रकार होता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी मेरे मित्र कमेंट करेंगे कि ग्लूकोज किसका प्रकार होता है। सब लोग बताइए, तुरंत बताइएगा, ग्लूकोज किसका प्रकार होता है। आंसर आ जाना चाहिए, आप अब तक आंसर आ जाना चाहिए आपका। बताओ ग्लूकोज किसका प्रकार होता है? तो ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का होता है। हेक्सोस, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, C6 लिखा है ना, C6 H12O6, यही लिखा होता है ना। चलो अब मैं बताता हूँ, तो क्या इसे बोलते हैं? एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। किस नंबर पे आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे एक लिखा होता कार्बन, फिर ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है ना, ये 6 लिखा है। तो इसी वजह से 1 को एथ, 2 को मेथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स कहते हैं। इसीलिए यहां पर क्या बोला जाएगा? हेक्सोस शर्करा बोलते हैं। एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, आर्क, नॉन, डेक्ट, ऐसे होते हैं ये। ओके, ठीक है, क्लियर रहेगा क्यों इसको कहा गया हेक्सोस शर्करा? तो ये इसी वजह से 6ठे नंबर पे आता है, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो ये C6 होता है, तो इसीलिए इसे हेक्सोस शर्करा कहा गया। ओके, डाइओस शर्करा होता तो C2 होता, ये 2 वाला होता। टेट्रोस होता तो ट्राई हो जाता, C3 हो जाता है ना। पेंटोस होता तो C5 हो जाता है ना। ये हेक्सोस है मतलब C6 है। बात क्लियर एकदम? चलिएगा बाबू, कैसा लगा आपको ये सेशन? आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर डाली गई हैं और आप लोग सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कर ही दीजिएगा और सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैला दीजिएगा। ओके, चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपनी करते रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।